हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों, क्लास 10th साइंस बोर्ड 2024 में 29 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है। क्या है? 29 फरवरी को साइंस का पेपर है और आज का वीडियो 70 नंबर बिल्कुल पक्का करा देगा आपका। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी पूरी बुक के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे और डायग्राम देखेंगे। अगर ये आपने पढ़ लिया तो 70 नंबर बिल्कुल पक्का। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस वीडियो से। बहुत ही तगड़ी स्क्रिप्ट तैयार की आप लोगों के लिए और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी है। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ईमानदारी से इनको पढ़ लेना। ठीक है, ईमानदारी से इस वीडियो को देख लो। चाहे आप वीडियो की स्पीड तेज कर लेना, पर हर एक क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना, टिक लगा लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया ना तो 100 में से 95 में तो आपको पक्का है यार, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आपके यहाँ पर 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, टिक लगा लेना जो भी हो। ठीक है, अगर ईमानदारी से पढ़ लिया तो इससे बाहर भाई कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। हम ये चारों पहले दीर्घोत्तरी कराएंगे आपको, फिर पहले लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी, फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन, फिर डायग्राम हम आपको कराने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है लघुत्तरीय प्रश्न। अब फर्स्ट जो हमारा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? प्रथम जो क्वेश्चन है फर्स्ट जो है, ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है और उसका उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर आपको समझाना। सारे क्वेश्चंस का आंसर भी लिख कर आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर भी हम लिखकर यहां पर लेकर आए हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CSO4 प्लस O2। अब इसका कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CO2 और यहाँ से क्या बन जाएगा? H2। तो यहाँ पर प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्लस होगा। ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो ऊर्जा क्या होगी? प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। वह अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में या जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जिसमें क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें उत्पन्न होती है ऊष्मा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो, इसमें तो देखो उत्पन्न हो रही थी तो प्लस ऊष्मा आ जाएगा। अब क्या हो रही है? अवशोषित हो रही है तो यहाँ पर माइनस ऊष्मा आ जाएगा। NO2 प्लस O2 तो क्या बन जाएगा? NO2 NO बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? माइनस ऊष्मा। तो माइनस ऊष्मा किस में आएगा? ऊष्मा शोषी में आएगा। और प्लस ऊष्मा किस में आता है? ऊष्मा क्षेपी में आता है। ठीक है, तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए? 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो अगला ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेना। ठीक है, ये अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलो इसकी व्याख्या कर देते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, नमी और जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है और अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। अब देखो, अभी जो आपका जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या होता है? CSO4 टू डेड H2, CSO4 डॉट हाफ H2 प्लस में डेड H2। अब इसका करेंगे हम, क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, यानी कि CSO4 2 H2 यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या करवाइए? व्याख्या भी यहाँ पर हमें करवाइए। तो आगे हम देखते हैं हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपको दी जाएंगी, यहाँ पर कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा को गर्म करते हैं। अब जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है? NO3 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, अगला भ्रंजक चूर्ण की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्यों से होती है? तो जैसे हम भ्रंजक चूर्ण है CaCl2 का प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो अम्ल उत्पन्न होता है। देखो क्या होता है? CaSO4 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? CaSO4। देखो यहाँ से क्या बन गया? CaSO4
बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में बचा कितना, H2 कितना है, 2 है यहाँ पर बचे हुए हैं और O बचा हुआ है 1 यहाँ पर, है ना। तो H2O, अब बचा क्या, Cl2, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्रिया करता है। अब जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, Na2CO3, अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl है। अब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे Cl कितना है, 1 है, और CO3 कितनी है, O कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर देखो Na 2 है यहाँ पर, तो N 1 हमने यहाँ पर ले लिया और इसकी करा दी Cl से, तो NaCl बन जाएगा। प्लस यहाँ पर कितनी है, O कितनी है, 2 है, तो एक CO2 और प्लस H2, तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, तो किस, जैसे कि हमने ले लिया, हमने यहाँ पर CSO4 का होल 2 डॉट H2। अब इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे तो क्या बनता है, निर्जली कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निर्जली कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर C2CSO4 प्लस H2O, तो निर्जली कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का, अयस्क एवं खनिज को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अयस्क एवं खनिज को हमें परिभाषित करना है तथा अयस्क और खनिज में अंतर भी यहाँ पर स्पष्ट करना है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये रामबाण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा यहाँ पर खनिज है, तो खनिज की परिभाषा क्या होती है कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातु तथा उनके यौगिक जिसमें पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको खनिज कहते हैं, ठीक है। अब खनिज के एग्जाम्पल आपको लिख देने, जैसे कोयला है, लोहा है आदि, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अगला है अयस्क। अयस्क क्या होता है कि जिस खनिज में किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय कर आसानी से प्राप्त किया जा सके, कि किसी खनिज को, धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, तो उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट धातु को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो एल्युमिनियम हो जाएगा और क्या पर हो जाएगा आपका, बॉक्साइड हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या पूछा, अंतर पूछा है, तो भाई अंतर भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखो अंतर क्या है, अयस्क और खनिज में अंतर एक ही है कि सभी जो अयस्क है खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये चीज आपको याद रखनी है कि सभी जो अयस्क है वो खनिज होते हैं, बट सभी खनिज है वो अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, समझाते श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ इसको समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लो अपनी बुक में, अपने नोट्स में, या उतार लो, कुछ भी कर लो। ये वीडियो देख लिया 70 नंबर पक्का, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, थोड़ा विश्वास तो करना ही पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझिए, ठीक है। अगला इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, समझात जो श्रेणी होती है ना, उसमें समझात श्रेणी, तो उसको क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र क्रियात्मक समूह के जैसे ही होता है। मतलब जिसको, जैसे कार्बनिक यौगिक है तो उसका जो समूह है ना, उसका सामान्य सूत्र भी उस क्रियात्मक यौगिक के जैसा होता है, मतलब अपने समूह के जैसा होता है, ठीक है। उसे समझाती श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। क्या कहते हैं, सदस्यों को समजात गण कहते हैं। अब जैसे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, तो ये नॉल लग रहा है ना इसके पीछे लास्ट में, तो ये क्या होता है कि समजात गण होते हैं। क्या होते हैं, समजात गण होते हैं सदस्यों के। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसके क्या पूछा यहाँ पर, उदाहरण देकर समझिए। तो इसके लक्षण क्या होते हैं भाई, वो भी देख लो, कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं, मैथेनॉल, मतलब नॉल पीछा रहा है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये क्या होता है कि समान सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सभी सदस्यों का एक क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। अगला है प्रत्येक परंपरागत सदस्य के अणुओं में CH2 का क्या अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। अगला है आपका किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर ही हम सभी सदस्यों का सामान्य गुणधर्म ज्ञात करते हैं। तो ये आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार कर लेना है। ये क्या है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साबुनीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको आंसर हमारे क्या होगा कि उच्च अणुभार वाले वे मोनोकार्बोक्सिक अम्ल, क्या मोनोकार्बोक्सिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब इस साबुनीकरण को लिखना तो पहले इसकी परिभाषा लिखनी है कि साबुन किसे कहते हैं भाई, उच्च अणुभार वाले जो मोनो कार्बोक्सिक जो अम्ल होते हैं उन्हें सोडियम और पोटेशियम लवण कहलाते हैं, तो वो साबुन कहते हैं। अब ये तेल की और वसा की जो तनु NaOH होता है, KOH होता है। क्या होता है, ये NaOH और KOH होता है, उनका जल अपघटन करने से प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर दिया जाएगा,
अब यहाँ पर हमने साबुनीकरण की क्रिया तो पढ़ ली, अब यहाँ पर साबुनीकरण बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया वो यहाँ पर दिया जाएगा। देख सकते हो CH2O, CO और C17 और H35 है। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, मतलब CHO, मतलब यहाँ से एक H गया O, अब यहाँ पर क्या होगा CO प्लस C17 और H15 और NaOH के साथ करा दिया। हम क्या करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे, तो यहाँ पर ट्राई एसिट्रीन बन जाता है। यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो लास्ट में हमें ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, धमनी और सिराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट अंतर स्पष्ट करवाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धमनी को आर्टरी बोलते, सिरा को वेन बोलते। मतलब 2024 के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा रहने वाला है। ठीक है, अब धमनी जो होती है, ठीक है, धमनी जो होती है इसमें रुधिर जो है वो हृदय से अंगों में बहता है। क्या होता है कि जो हृदय से अंगों में बहता है, कि मान लो ये हृदय है, ये क्या है, हृदय है। हृदय की संरचना इस तरीके से ही होती है, ये हृदय है। ठीक है, अब ये जो रक्त है ना, महाधमनी से पूरी शरीर में जाता है ना, तो ये हृदय से शरीर में जा रहा है रक्त, हमारे हाथ पैर बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जो सिरा होते हैं उसमें रुधिर अंगों से, अब जैसे रुधिर क्या होता है, जैसे ये हाथ है तो हाथ से रक्त जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। यहाँ पर ये हार्ट है तो हार्ट में जा रहा है, पैर से भी हार्ट में जा रहा है। शरीर की बॉडी के हर पार्ट से जो रक्त है, अशुद्ध रक्त जाता है। क्या जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है, वो हृदय में जाता है। और धमनियों में कैसा रक्त जाता है, शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और हृदय से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। ठीक है, हृदय की धमनियों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दाब के साथ बहता है। मतलब कभी दाब इसका तेज हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, कभी रुक जाता है। मतलब इस तरीके से इसका प्रभाव रहता है। सिराओं में रुधिर का बहाव गति धीमी और एक जैसी रहती है। मतलब इसमें तो हमेशा एक जैसी रहेगी, पर इसमें क्या कभी तेज हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी रुक रुक ऐसे जाता है। ठीक है, अगला है कि इसकी जो दीवार होती है वो अत्यधिक मोटी और लचीली होती है। कैसे होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है और लचीली होती है। और इसकी दीवार है पतली होती है और कम, इसकी मतलब पतली होती है, कम लचीली होती है। इसकी दीवार उतनी ज्यादा लचीली नहीं होती है, इसकी दीवार थोड़ी कम लचीली होती है। ठीक है, और धमनियों में याद रखना, धमनी जो होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है और जो सिरा होते हैं इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखो धमनी जो होती है इनका रंग गुलाबी और चटक के लाल जैसा होता है। क्या होता है, चटक लाल होता है। और इनमें क्या होता है, जो सिरा होते हैं ये गहरे लाल नीले बैंगनी रंग का। जैसे ये हमारा हाथ है, अब यहाँ पे ये आपको नस दिख रही होगी, तो ये नस दिख रही है ना, ये क्या होता है, सिरा होते हैं। ये कैसे होते हैं, ब्लू ब्लू कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ब्लू ब्लू कलर के दिखते हैं। ठीक है, ये सिरा होते हैं। और धमनी होती है वो अंदर गहराई में स्थित होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देती है। ठीक है, अगला है ये प्राय त्वचा से दूर गहराई में होती है। अब क्या होती है, दूर होती है, त्वचा के नीचे होती है, मतलब अंदर होती है और हमें दिखाई नहीं देती। ये प्राय त्वचा के समीप स्थित होते हैं। अब समीप कैसे स्थित होते हैं, त्वचा के यहाँ पर दिया ना, त्वचा के समीप स्थित होते हैं। अब जैसे सिरा है तो देखो यहाँ पर ये सिरा आपको दिख रहा होगा, ये सिरा है, इस देखो ये भी यहाँ पर आपको दिख रही होंगे, तो ये सिरा होते हैं, प्राय हमें दिखाई दे देते हैं। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। पूरी रात भर जग के आपके लिए पूरी बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार तैयार किए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, स्वयं परागण और पर परागण में अंतर आपको बताना है। क्या बताना है, अंतर यहाँ पर आपको बताना है कि स्वयं परागण क्या होते हैं, पर परागण क्या होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही लिख कर आना, जैसे यहाँ पर बीच में लाइन खींच दिया, यहाँ पर स्वयं परागण लिख दिया, इधर पर परागण लिख दिया, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो स्वयं परागण जो होते हैं ना, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। मतलब स्वयं परागण देखो थोड़ा समझना कि ये जो स्वयं परागण होते हैं, क्या है स्वयं परागण, तो इसमें जो ये पुष्प है, मान लो ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, ये स्वयं परागण है, और ये कोई पुष्प है, ये पर परागण हो रहा है। इसमें पर परागण होगा, इसमें स्वयं परागण होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो पुष्प होगा ना, ये द्विलिंगी होगा। क्या होगा, द्विलिंगी होना होगा, तभी इसमें स्वयं परागण होना आवश्यक होगा। और ये पुष्प में हमेशा एक लिंगी होता है, एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी इसमें होगा। ठीक है, नर तथा मादा भाग एक ही तत्सात परिपक्व होने आवश्यक होते। अब द्विलिंगी कैसे कहते हैं, कि जिसमें द्विलिंगी ये होगा, ये स्वयं परागण, इसमें नर भी होगा और मादा भी होगी, मतलब नर और मादा दोनों होगा। और इसमें अधिकतर मादा ही होती है, ओनली मादा ही होती है। तो अब ध्यान से समझना कि पुष्प जो होते हैं का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है स्वयं परागण में। और पर परागण में क्या होता है कि जो पुष्प है उसका द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड हमारा नर तथा मादा भाग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक होते
होते हैं कि इसमें दोनों जो भाग होते हैं वो परिपक्व एक साथ होना आवश्यक होते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिकतर अवस्थाओं में नर और मादा भाग अलग अलग परिपक्व होते हैं। नर जो भाग है वो अलग होगा, मादा जो भाग है वो अलग होगी, इस तरीके से होता है। ठीक है, एक साथ नहीं होते, ये एक साथ नहीं होते, दोनों जो होते हैं ना वो अलग अलग यहाँ पर होते हैं, इनका परिपक्वन पर परागण में अलग अलग होता है। ठीक है, अगला है हमारा पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प इस प्रकार स्थित होते हैं कि पर परागण आसानी से वर्तिका पर पहुंच जाए। तो स्त्री केसर पुंकेसर इसमें अलग होता है, स्त्री केसर पुष्प पे अलग स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है कि अनेक बार पुंकेसर और जायांग भाग प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पर परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से स्थित होते हैं। इसमें तो अलग अलग होते हैं, इसमें नहीं होते। ठीक है, अगला पॉइंट है कुछ पौधों में पुष्प बंद ही रहते हैं और कभी खुलते ही नहीं है। और इसमें क्या होता है कि पुष्प खुलते रहते हैं तथा अपने जनांगों में अवांछनित होते हैं। तो ये ऐसी स्थिति मटर में होती है और ये किस में होती है, गुलाब में होता है। तो पर मटर में क्या होता है, जैसे आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाए कि मटर में कौन सा परागण पाया जाता है, स्व परागण पाया जाता है, और गुलाब है उसमें पर परागण पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, है ना, तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लक्षण प्रारूप क्या होता है ना, लक्षण प्रारूप मतलब जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो हमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब लक्षण प्रारूप क्या होता है, फिनोटाइप होता है, और जीन प्रारूप क्या होता है, जीनोटाइप होता है। ठीक है, अब पहले हम जीन प्रारूप का कर रहे हैं, तो जीनोटाइप या जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप क्या होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें ना दिखाई नहीं देते। क्या कि जीन प्रारूप जो होता है ना, जीन प्रारूप, अब ये क्या होता है, जीनोटाइप होते हैं, मतलब ये चीज हमें दिखाई नहीं देती है, ये लक्षण जो है दिखाई नहीं देते, हमारे शरीर में परिवर्तित होते रहते हैं जीनों में। ठीक है, अब जो से फिनोटाइप होता है लक्षण प्रारूप, और लक्षण प्रारूप तो दिखाई देता है, जैसे कि किसी के कान का बड़ा होना, है ना, किसी के कान का बड़ा होना, किसी के हाथ का छोटा होना, ये लक्षण प्रारूप है, हाथ का छोटा होना, किसी के पैर का मुड़ा हुआ होना, जन्म से होता है, ये किससे होता है, जन्म से होता है। तो ये लक्षण प्रारूप में हमें दिखाई देते हैं, पर तो जीन की जो बीमारी होती है वो हमें दिखाई भी नहीं देती। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है कि आकारिकी लक्षणों में जीव चाहे जैसा हो पर उसमें पाए जाने वाली जीन संरचनाओं को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, हो गया आपका फिनोटाइप या सम लक्षण। अब इसमें क्या होगा कि जीन किसी भी प्रकार की हो, यदि बाह्य रूप से समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे हम फिनोटाइप प्रारूप कहते हैं। अब बाह्य रूप से देखो किसी भी प्रकार की, बाह्य रूप से समान लक्षण क्या है, किसी का कद का छोटा रह जाना, मतलब वो छोटा है, ये स्पष्ट इसमें लक्षण है, वो हमें दिखाई दे रहा है। किसी के पैर का मुड़ा रहना, अल्प बुद्धि होना, किसी का मंद बुद्धि होना, ये लक्षण प्रारूप है, ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि समान लक्षण जिसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष में के क्या कारण है। तो पहली बात तो ये कि 6 नंबर का मतलब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यार इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में इस दोष के क्या क्या कारण है, कारण भी पूछे हैं। निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं वो भी पूछे। किरण आरेख को समझाइए। ठीक है, चलो हम समझा देते हैं इसको। आंसर होगा कि निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब निकट दृष्टि दोष होते हैं, मतलब देखो निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब क्या होता है, निकट का मतलब क्या होता है, पास, किसी चीज का हमारा पास होना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की चीज है वो तो हमें दिखाई दे रही है, और जो दूर की, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर उसको, यहाँ पर की जो चीज है वो उसको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये जो वस्तु है इससे दूर है, क्या है, दूर है, तो इसको दिखाई नहीं देगी। अब इसको यहाँ की जो वस्तु है इस व्यक्ति को दिखाई देगी, क्योंकि इसकी क्या होता है, तो इसके निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु हमें दिखाई देती है, दूर की वस्तु हमें दिखाई जो है नहीं देती है। ठीक है, परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। भाई नहीं देगी क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता दूर की वस्तु है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु पर अनंत न होकर कम दूरी पर आ जाता है, और इस दृष्टि दोष के निम्न कारण होते हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष होता है क्या, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है पर निकट की वस्तु हमें ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब इसके कारण पूछे, तो कारण क्या है इनके, वो कारण जो इसके निम्नलिखित है। देखो पहला कारण है
कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, मतलब नेत्र जो लेंस होता है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि फोकस जो दूरी होती है बेटा, फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो बंद हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, गोलक जो होता है उसका व्यास भी यहाँ पर आपका बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको दो कारण आपको लिख देने। अब इसका निवारण भी बता देते, क्योंकि यहाँ पर आपसे निवारण भी पूछा है कि निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त में लिया जाता है। तो इसमें देखो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम किन लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम मोस्टली अवतल लेंसों का प्रयोग करते हैं, मोस्टली नहीं करते ही अवतल लेंसों का प्रयोग है, तो अवतल लेंसों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या कारण है, निवारण, इसको छाप लो इस क्वेश्चन को। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भाई ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, अब आपके यहाँ पर स्टार्ट हो गए दीर्घ प्रश्न। ठीक है, हमने बोला था आपको कि हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी और डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बताएंगे। वही डायग्राम तैयार करने, उसके अलावा कुछ तैयार नहीं करना है। ठीक है, कुछ तैयार नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चलो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताने से पहले मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको डायग्राम बता दूं पहले, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको सिर्फ वही तैयार करने, चलो बता दे, सारी चीजें बताएंगे बताने के लिए। तो चलो पहले हम आपको डायग्राम बता देते हैं, ये क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले डायग्राम बता देते हैं। तो देख सकते हो क्लास 10 साइंस 2024 में पूरी बुक के महत्वपूर्ण डायग्राम के बारे में बात करेंगे, जो 2024 यानी कि 29 फरवरी को जो आपका पेपर है, 29 फरवरी को यही डायग्राम आएंगे। ठीक है, यही क्या आएंगे, डायग्राम जो आपका रहेगा, यही डायग्राम आपके आएंगे। ठीक है, पेपर में 101% आएगा, ये मेरी गारंटी। अब आप बोलोगे नहीं आया तो अरे यार, विश्वास भी किसी चीज होती है, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। इन डायग्रामों को बनाकर देखो, एक भी इससे बाहर चल जाए तो भाई बोल देना, एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से हर एक, मतलब आपके 10 ईयर्स के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, है ना, वो सारे पेपर देखे, उनमें यही कुछ जो डायग्राम आपके बार बार आ रहे हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में जो आपका डायग्राम होगा पाचन तंत्र का डायग्राम आपको बनाकर तैयार कर लेना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र का डायग्राम बना लेना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका हृदय की संरचना, और हृदय की संरचना की क्रिया विधि भी आपकी आ सकती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेना, हृदय की क्रिया विधि को भी। ठीक है, और एक चीज मुझे बताना कि ये वीडियो किसने कितने मिनट तक देखा है ना यार, थोड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा यार मेहनत की हमने भी, और हमें भी तो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट इस वीडियो को कितना टाइम तक देख रहा है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया ना यार आप लोगों ने, तो भाई दिल से बोल रहे हैं ना, आपके बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, मतलब आपको 70 में 70 मिल जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा कंटेंट है इसमें। ठीक है, अगला है आपका उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। अब देखो तीन चित्र तैयार कर लेना, पाचन तंत्र का, हृदय की संरचना का, उत्सर्जन तंत्र का, बना कर देखना है, रटने ऐसा नहीं सोचना कि हाँ देख लिया मैं पेपर में जाके डायरेक्ट बना दूंगा, नहीं, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, घर पे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगला होगा नर जनन तंत्र, क्या होगा, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर और मादा में दोनों में से कोई एक ही आता है, तो किसी एक को अच्छे से बना लेना है, क्योंकि आएगा तो एक ही आएगा, दोनों तो कभी नहीं आते, तो किसी एक को अच्छे से बना लेना। ठीक है, एक को अच्छे से बनाकर अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगला है मादा जनन तंत्र, तो इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पाचन तंत्र है, हृदय की संरचना है, उत्सर्जी तंत्र है, नर जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र के फिगर आपको बनाना है। उसके बाद में नेफ्रॉन की संरचना, कौन सा रहेगा, नेफ्रॉन की संरचना रहेगा 6 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। ये 6 फिगर अभी आपको बताएं, और भी है भाई, अभी खत्म नहीं हुए, और भी है, देखो यहाँ पर और भी लिखे हुए, सारे को 1 बाई 1 करके धीरे धीरे बताएंगे, एक साथ थोड़ी ना बताएंगे। ठीक है, तो पाचन तंत्र का तैयार कर लो, हृदय की संरचना का तैयार कर लो, उत्सर्जन तंत्र का तैयार कर लो, नर जनन तंत्र का तैयार कर लो, मादा जनन तंत्र का तैयार कर लो, नेफ्रॉन की संरचना का तैयार कर लो, ये फिगर तो आपको तैयार करने। उसके बाद में बीजांड की संरचना, ठीक है, बीजांड की संरचना का फिगर आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद में लिंग का निर्धारण, ठीक है, लिंग का निर्धारण है, ये चित्र आपको बनाकर देख लेना है, और इसको ये इसका फिगर अच्छी तरीके से चार्ट टाइप में होगा, इसका फिगर है ना, वो आप बना लीजिएगा। अगला हो जाएगा शुक्राणु की संरचना, ठीक है, शुक्राणु की जो संरचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिगर सारे फिगर आपको बनाकर देख लेने।
अगला है आपका फिजिक्स में आता है मानव का नेत्र, तो मानव का नेत्र फिगर भी आपको बनाकर देखना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में द्विसंकरण, अब इसको जैसे मेंडल के 3 नियम होते हैं, पृथक्करण का नियम है ना, जैसे आपका प्रभाविता का पृथक्करण का द्विसंकरण नियम जो होता है, मतलब स्वतंत्र बहुन नियम होता है उसको द्विसंकरण बोलते हैं, तो उसका चार्ट आपको यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। टोटली 11 फिगर मैंने आपको बताए हैं, भाई स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम दिया है मैंने आपके लिए 1 सेकंड का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी। देखो अभी तो हमारे काफी क्वेश्चन है कि दीर्घोत्तरी बहुविकल्पी दोनों क्वेश्चंस बचे हुए, तो इनको फटाक से स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है ले ला लो, क्योंकि ये सारे फिगर है जो आपके 101% पक्का आएगा, है ना। इसके बाहर एक भी फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, एक भी फिगर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये सारे अच्छे तरीके से तैयार करने हैं आपको। तो चलो आगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अब हम देख लेते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके 2024 के लिए। तो फर्स्ट जो है हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए और इनका उपयोग भी लिखिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा बनाने की, तो इस तरीके से आपको पहले उत्तर लिखना है, इस तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, और आपको लिखना है कि बेकिंग सोडा पाउडर होता है उसका रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अणुसूत्र क्या होता है NaHCO3, क्या होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अणुसूत्र होता है। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, तो ये इसका अणुसूत्र होगा, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो बेकिंग सोडा है उसको बनाने की विधि लिखिए, तो आपको यहाँ पर बनाने की क्या लिखनी है, विधि लिखनी है। क्या लिखनी है, बनाने की विधि लिखनी है कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा में विलयन कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। अब प्राप्त क्या होता है, यहाँ पर Na कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो यहाँ पर Na2, अब यहाँ पर देखो Na2 से क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaO3 बन जाएगा और प्लस H2, मतलब जल का निर्माण हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर हमने इसको यहाँ से ले लिया और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करते हैं, तो बाद में क्या बनाएगा NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेकिंग सोडा बनाने की जो विधि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको तैयार कर लो अच्छी तरीके से, और मैंने काफी अच्छी तरीके से नोट्स आपके लिए बनाए, ठीक है। जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नोट्स भी चाहिए तो वो बोल दीजिएगा, ठीक है। अगला है आपके भौतिक गुण है। भौतिक गुण क्या है कि यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलीय पदार्थ है। क्या है, अल्पविलीय पदार्थ होगा ये, ठीक है। और इसका जो जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्या होता है, इसका जलीय जो विलयन होता है अम्लीय होता है। ये भौतिक गुण इसमें पूछे गए लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। पहले तो बनाने की विधि, तो विधि इस तरीके से लिख देनी है, फिर इसके यौगिकों के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं कि यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलीय पदार्थ है। क्या है, अल्पविलीय पदार्थ है जिसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। अगला जो क्या हो जाएगा, रासायनिक गुण हो जाएगा। तो रासायनिक गुण क्या होता है कि इसको गर्म करने पर, ठीक है, किसको गर्म करते हैं हम, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है ना कि NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हम यहाँ पर गर्म करेंगे और गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब हम उसका तनु अभिक्रिया के साथ, तनु के साथ क्या कराएंगे, मतलब अब इसी चीज इसका हम किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो NaCl बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2, तो ये आपका बन जाएगा रासायनिक गुणधर्म। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए ये क्वेश्चन कि सोडियम जो बेकिंग सोडा बनाने की विधि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए तथा इनके भौतिक गुण रासायनिक गुण का उपयोग लिखिए। अब भौतिक गुण रासायनिक गुण, जैसे हमने व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि है, भौतिक गुण रासायनिक गुण लिखे थे, उनमें से एक पेपर में आपको मिल जाएगा, या तो व्यंजक चूर्ण मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक, जैसे व्यंजक चूर्ण है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaCl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। CaCl2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अब इसकी यहाँ पर हमें क्या दिया कि इसको बनाने की विधि लिखिए, तो इसको बनाने की विधि हमने यहाँ पर लिखी है। क्या होगा कि यह सूखे भुजे हुए चूने का
क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। जो सूखा भुजा हुआ चूना क्या होता है कि CaCO का होल 2 होता है, CaCO का होल 2 है ना। अब इसमें क्लोरीन के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिए, भौतिक गुण भी दिए हैं, तो हमें इसका भौतिक गुण भी लिखने होंगे। अब भौतिक गुण इनके क्या होंगे कि ये है हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है कि ये जो होता है वो हल्के और पीले रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। अब ये जल में अल्प विलीय होता है, मतलब पूरी तरह जल में नहीं घुलता है, पूरी तरह जल में विलीय नहीं होता है। कैसा होता है, अल्प विलीय होता है, ठीक है। और इसका जो जलीय विलयन है वो दूधीय होता है, ठीक है। कैसा होता है, दूधीय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रासायनिक गुण दिए हैं, तो रासायनिक गुण भी इसके हमें लिखने। तो देखो व्यंजक चूर्ण जो है उसका अम्ल के साथ क्रिया। अब व्यंजक चूर्ण क्या होता है, CaCl2 का अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक हमने यहाँ पर लिया है, हमने H2SO4 लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ से CaSO4 बन जाएगा, यहाँ से Ca ले लिया और ये SO4, तो यहाँ हमने CaSO4 बन जाएगा। अब क्या बचा है, यहाँ पर H2 बचा है, तो H2O और क्लोरीन का क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जल से घोलने पर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है और जलीय विलयन दूधीय हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्लोरीन गैस निकल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके उपयोग भी यहाँ पर लिखना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हमने विधि लिख दी है, भौतिक गुण लिख दिया, रासायनिक गुण लिख दिया। अब उपयोग बचे हुए, तो भाई उपयोग भी हमें लिखना है। उपयोग कैसे लिखना है, ऑक्सीकरण रूप में पेय जल के जीवाणु रहित बनाने में ऊन को सुकड़ने से बचाने के लिए। इसके उपयोग के ऑक्सीकरण में लिया जाता है, ऑक्सीकरण में इसका उपयोग लिया जाता है। फिर पेयजल के जीवाणु रहित बनाने में लिया जाता है, मतलब पानी की टंकियां नहीं होती क्या, पानी की टंकियां हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़े पड़ जाने के लिए हम जो आपका ब्रिंजक चूर्ण होता है ना उसको डाल देते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर उसको डाल देते हैं। तो पेयजल में जीवाणु रहित करने के लिए, ऊन को सुकड़ने से बचाने के लिए है ना, ब्लीचिंग पाउडर का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ब्रिंजक चूर्ण आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, भाई नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का रहेगा हमारा, धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तथा दूसरा कम क्रियाशील ऐसे एक धातु का नाम लिखिए। मतलब हाइड्रोजन से एक तो अधिक क्रियाशील धातु का हमें नाम लिखना है, एक कम क्रियाशील धातु का नाम हमें लिखना है। और हमें क्या लिखना है कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, ये चीज हमें इसमें लिखनी है। तो पहले तो हमने आंसर डाल दिया यहाँ पर कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक वह सूची है, कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी की वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोध क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, फिर से सुन लीजिए कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी की वह सूची है जिसमें धातु जो होते हैं ना उनको क्रियाशील अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अवरोधी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और विस्थापन के प्रयोग के बाद निम्न श्रेणियों को विकसित किया जा सकता है और इसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये परिभाषा आपको इस तरीके से लिख देनी है, ठीक है। इस तरीके से ये सक्रियता श्रेणी क्या है, तो ये चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अगला जो आपका रहेगा, अब आपको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से बना लेना है कि जैसे कि पोटेशियम है, जैसे के है तो इसको पोटेशियम बोलेंगे, Na है तो सोडियम बोलेंगे, Ca है तो कैल्शियम बोलेंगे, और Mg है तो मैग्नीशियम बोलेंगे, Al है एल्युमिनियम बोलेंगे, जिंक को Zn को जिंक बोलेंगे, Fe को आयरन बोलेंगे, Pd को लेड बोलेंगे, H को हाइड्रोजन, और Cu कॉपर, Hg मरकरी और सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और ये कम घटती हुई अभिक्रियाशीलता है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशीलता तथा कम क्रियाशीलता एक धातु का नाम लिखो। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इससे जो ऊपर है, ठीक है, इससे जितने भी तत्व ऊपर हैं वो क्या अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो इसमें से किसी एक का आपको नाम लिख देना है, ठीक है। किसी एक का आप नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ पर है और इससे ऊपर जितने भी हैं तत्व हैं वो क्या है, इससे अधिक अभिक्रियाशील है, क्रियाशील तत्व है इससे। तो इनमें से किसी एक का आप नाम लिख दीजिएगा। अब हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये रहा हाइड्रोजन। अब इससे नीचे जैसे कि Cu कॉपर है, Hg है, सिल्वर है, ठीक है। अब इनमें से ये क्या है, इससे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील तत्व, क्योंकि ये इससे नीचे है ना, नीचे है। तो इसमें से एक तो कम क्रियाशील तत्व आप लिख दो Hg है, जिसमें कि अधिक क्रियाशील Pd है, Fe है, जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये क्या अधिक क्रियाशील तत्व है। और ये जो नीचे है कॉपर है, Hg और सिल्वर, ये क्या कम क्रियाशील तत्व है किसी हाइड्रोजन से। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है।
अब इसके क्या पूछ रहे हैं, अनुप्रयोग भी हमें लिखने, क्या लिखने, अनुप्रयोग भी हमें लिखने कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। हाँ देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी ना बहुत अच्छी है ये, क्योंकि इससे हम क्या पता चल जाता है कि धातु की जो क्रियाशीलता है ना उसकी हमें तुलना कर सकते हैं कि भाई ये अधिक क्रियाशील तत्व है जैसे, और ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, तो हम ये चीज हम इससे कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं के द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। और ये जो क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन आपका रहेगा मेंडल की आनुवंशिकता नियम की विवेचना कीजिए, जो 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके से ही आपको, जैसे मैंने नोट्स में आपके लिए बनाया है ये नोट्स, इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में प्रभाविता का नियम होता है, क्योंकि मेंडल के कितने नियम होते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। मेंडल के 3 नियम होते हैं। फर्स्ट में प्रभाविता का नियम होता है, सेकंड पृथक्करण का होता है, थर्ड स्वतंत्र अपभ्रमण नियम होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रभाविता का नियम में कि जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों के साथ उपस्थित होता है तो प्रभावी वाला जीन है अपने लक्षण प्रदर्शित कर देता है, अप्रभावी नहीं करता है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो प्रभावी जो होता है ना, प्रभावी उसको हम कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कैपिटल टी ये प्रभावी होता है, और जो स्मॉल टी होता है ये अप्रभावी होता है। ठीक है, इसको लंबा बोलते हैं, इसको बौना बोलते हैं। अब प्रभावी मान लो ये जो व्यक्ति है ये कोई प्रभावी व्यक्ति है, मतलब ये ताकतवर व्यक्ति है। ठीक है, ताकतवर व्यक्ति है, ये बहुत बलवान व्यक्ति है, और ये बेचारा क्या है, कम ताकतवर, ये कम ताकतवर है, थोड़ा वीक है, ये क्या है, वीक है, इसके पास इसकी बॉडी नहीं बनी हुई, इसकी बॉडी बनी है, थोड़ा समझ लेना। अब ये जो ताकतवर व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति है, अब ये दोनों क्या करते हैं, कुश्ती करने जाते हैं दोनों, तो ये इसकी ताकत को ऐसे ही क्या कर देता है, दबा देता है, और खुद को प्रभावी बना लेता है कि ये खुद प्रभावी बन जाता है, ये जीत जाता है, ये हार जाता है। ठीक है, तो मतलब जो प्रभावी होता है ना, ये इसके गुण को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, इसके गुणों को प्रदर्शित नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता, इसके गुणों को प्रदर्शित नहीं होने देना। कि देखो यहाँ पर देख सकते हो, जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन के साथ दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब प्रभावी भी उपस्थित है और अप्रभावी भी उपस्थित है, लेकिन प्रभावी जीन का जो लक्षण है वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, मतलब ये ताकतवर व्यक्ति है प्रभावी, तो ये अपना ही लक्षण को प्रदर्शित करेगा, और ये जो ताकतवर कम है, ताकतवर है, इसको प्रदर्शित नहीं होने देगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि 2 है, एक लंबा है और एक बौना है। ठीक है, अब इसे लंबे को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल टी से इसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, अप्रभावी हो गया। आई मीन दोनों में से एक हमने क्या ले लिया, युग्मक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, तो ये क्या बन गया, प्रभावी लंबा हो गया, ये प्रभावी, ये भी लंबा है, ये बौना है, ये क्या है, लंबा है। अब इसमें दोनों में से लिया तो ये खुद का ही लक्षण गुण को प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर लंबा ही आएगा, लंबा प्रभावी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। अगला है हमारा प्रभाविता का नियम। क्या है, प्रभाविता का नियम है पृथक्करण का नेक्स्ट हमारा नियम है। तो पृथक्करण में क्या होता है कि कारक युग्मक बनाते समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं। जो कारक है ना वो युग्मक बनाते हैं ना, जैसे कि युग्मक बनाते तो वो क्या होते हैं, अलग अलग पृथक हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, प्रभावी तो है कैपिटल टी, और ये क्या है, इस अप्रभावी स्मॉल टी है ना। अब ये कारक हो गए। अब इसमें जब क्या होगा कि युग्मक बनते समय ये अलग अलग पृथक हो जाते हैं। यहाँ पर तो ये जोड़े में है, यहाँ पर क्या है, जोड़े में है, यहाँ पर भी जोड़े में। अब इनका युग्मक बनेंगे, जब निर्माण होगा ना, ये अलग हो जाएंगे। यहाँ से एक कैपिटल टी हो गया और एक कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी, तो मतलब युग्मक निर्माण के समय ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग पृथक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस तरीके से बेटा तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र अपवहन नियम। तो स्वतंत्र अपवहन नियम को भाई अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। स्वतंत्र अपवहन नियम क्या है कि जब 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। ध्यान से देना कि जब 2 लक्षणों का, जैसे 2 लक्षण है उनका संकरण कराया जाएगा तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और युग्मक रूप में अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक जो लक्षण दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, मतलब खुद के अलग अलग करते हैं। एक लक्षण दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करेगा, ये खुद से मतलब रखते हैं, दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। अब जैसे कि गोल है पीला
है ना। अब इसके तरह जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई झुर्रीदार है तो स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई। अब यहाँ से एक युग्मक हमने ले लिया कि स्मॉल कैपिटल आर और जो कैपिटल वाई, यहाँ से ले लिया स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई। अब दोनों का जब हमने बनाया तो क्या बना, आर से आर जाएगा पहले, आर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गोल पीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोल पीला बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के पृथक्करण का जो नियम है या फिर आपका प्रभाविता का नियम है, वो नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडल के अनुवांशिकता के तीनों नियम बेस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, और ये है ओम का नियम क्या है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करके आरेख खींचिए। ठीक है, आरेख आपको खींचना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप है, दाब है आदि समान रहे हो तो उस चालक में प्रभावित होने वाली जो धारा है ना, धारा उसके सिरों के बीच में व्यवांतर समानुपाती होता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर करना, आप थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, देखना आपको समझा देते हैं कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है आदि समान रहे तो उस चालक तार में प्रभावित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच व्यवांतर के समानुपाती होती है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, व्यवांतर ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यवांतर है इनटू क्या, यहाँ पर समानुपाती क्या है, धारा। तो व्यवांतर के समानुपाती क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। ठीक है, मतलब V समानुपाती क्या हो जाएगा, I आपका हो जाएगा। ठीक है, अब V क्या है यहाँ पर, स्थिरांक क्या है, V क्या है यहाँ पर, स्थिरांक है यहाँ पर। ठीक है, इंटू आई हो गया। ठीक है, इंटू आई हो गया। अब हम क्या करेंगे, V बराबर आई आर इंटू आई, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर आर दिया ये चालक तार का प्रतिरोध है। ठीक है, आर क्या, चालक तार का प्रतिरोध है, तो आर बराबर आपका वी आई हो जाएगा, आर बराबर वी आई हो जाएगा ओम का नियम। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गया कि प्रतिरोध का जो मात्रक है व्यवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक। ठीक है, ओम का नियम वोल्ट बराबर एम्पियर, तो इसको ओम को इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब ओम के नियम का सत्यापन यहाँ पर पूछा गया है, तो ओम के नियम का सत्यापन भी आपको बता देते हैं कि इस प्रयोग के लिए बैटरी है, एमीटर है, कुंजी है और विद्युत धारा नियंत्रक प्रतिरोध को वोल्ट मीटर ए, चित्र ए। तो देखो यहाँ पर बैटरी भी है, प्रतिरोध भी है, एमीटर भी है, कुंजी भी है, धारा नियंत्रक भी है, व्यवांतर धारा भी है ना, प्रभावित करते हैं। तो प्रतिरोध के सिरों पर बीच में व्यवांतर वोल्ट दाबते हैं। ठीक है, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाया गया है धारा नियंत्रण करने के लिए। जो कुंजी के है ना, इसको क्या किस लिए लगाया, धारा का नियंत्रण करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, अब कुंजी के को धारा नियंत्रण करने के लिए लगाया गया है तो कि स्थिति एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रभावित धारा तथा उसके सिरों के बीच में व्यवांतर वोल्ट मीटर द्वारा बांधते हैं। इस प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर एमीटर वोल्ट मीटर का पाठ्य पढ़ लेते हैं और व्यवांतर जो है उसको एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष से लेकर एक ग्राफ खींच देते हैं। ये एक सरल रेखा आता है और चालक तार के बीच में व्यवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा का सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है। यह चालक तार ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके क्या हो गए हैं, ये मैंने जो आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न कराए थे, ये 5 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको कराए, इनको तैयार कर लेना। और इसके अलावा भी 1-2 और इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लेना। हम अभी बोल रहे हैं, पहला आप कर लो पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन, हृदय की संरचना, उत्सर्जित तंत्र और श्वसन तंत्र, ये और आप तैयार कर लेना। क्योंकि यार वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गया और ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर लो। फिर से बोल रहे हैं, हृदय की क्रियाविधि का संचित रूप आ सकता है, पाचन तंत्र आ सकता है, उत्सर्जित तंत्र आ सकता है और श्वसन तंत्र, ये और तैयार कर लो। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, विद्युत जनित्र। ठीक है, वो भी आप नोट कर लो। हम बोल रहे हैं विद्युत जनित्र, उसके बाद में विद्युत मोटर और समांतर श्रेणी क्रम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर से बोल रहे चलो आपको लिख कर ही बता देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चन तो मैंने ये करा दिया। इसके अलावा विद्युत मोटर का संचित्र वर्णन। ठीक है, विद्युत मोटर आप तैयार कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। विद्युत मोटर का संचित्र वर्णन होगा, ये आप तैयार कर लेना एक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र, दोनों में से का संचित्र वर्णन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए। उसके बाद 3rd नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा समांतर क्रम, जो समांतर
क्रम का व्युत्पन्न करवाएगा, मतलब ये जो समांतर क्रम श्रेणी क्रम का जो आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल है ना, वो यहाँ पर व्युत्पन्न करवाएगा, या श्रेणी क्रम भी आप तैयार कर लेना, श्रेणी समांतर क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम भी तैयार कर लेना। उसके अलावा ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, हृदय का संचित्र वर्णन, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। उसके अलावा पाचन तंत्र का संचित्र वर्णन, उत्सर्जन तंत्र, इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का संचित्र वर्णन, ठीक है। 7वें नंबर का, 8वें नंबर का आपका हो जाएगा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका अब नहीं आएगा, और ये आप तैयार कर लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। विद्युत मोटर संचित्र वर्णन हो जाएगा, इसके बाद विद्युत जनित्र का संचित्र वर्णन हो जाएगा, समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है, हृदय का संचित्र वर्णन है, पाचन तंत्र का संचित्र वर्णन है, उत्सर्जन तंत्र का संचित्र वर्णन है, श्वसन तंत्र का संचित्र वर्णन है। इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, और है ना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिए, और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो है और लघु उत्तरी जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको 10 कराए हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन, वो आप तैयार कर लेना। बहुविकल्पी क्वेश्चन बचे वो भी हम आपको बता देते हैं। में भाई दोस्तों आपके अब बचे बहुविकल्पी क्वेश्चन, वो भी आप फटाक से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्लास 10 2024 में 20 में से 20 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकाश के दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों फोकस दूरी पर एकत्रण होती हैं, तो किस पर होती है? अवतल दर्पण पर, अवतल पर, समतल पर, उत्तल पर, इनमें से कोई नहीं, तो किस पर होती है? अवतल, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है? सदा अभिसारी होता है, सदा अपसारी होता है, न अभिसारी होता है, न अपसारी होता है, वस्तु को दूर रखने पर अभिसारी होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस जो है वो सदा अभिसारी होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आंख के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो आंख के किस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा कि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी? पीत बिंदु पर, रेटिना पर, अंध बिंदु पर, इनमें से कोई नहीं, तो अंध बिंदु पर। किस पर? अंध बिंदु, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यवांतर का मात्रक है, तो सबको पता होगा यार व्यवांतर का मात्रक बहुत सिंपल है, वोल्टामीटर है या वोल्ट मीटर है, एपीमीटर है, ओम मीटर है, तो वोल्ट मीटर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है विद्युत मोटर में, ट्रांसफार्मर में, फ्यूज में या वाट घंटा मीटर में, तो किस में होता है? फ्यूज में होता है। किस में होता है? फ्यूज में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्थिर विद्युत आवेश में, केवल विद्युत धारा में, या केवल दंड चुंबक में, दंड चुंबक से, या फिर दंड चुंबक तथा विद्युत धारा दोनों से होता है। तो चुंबक के क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? दंड चुंबक और विद्युत धारा दोनों से उत्पन्न होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन एम्पियर होता है, या फिर आपका न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का ये आपके लिए एच भी है, मतलब क्या है आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना। इतना क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया, तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताओ, मुझे भी देखना है यार आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। अगला है आपका कि कॉपर के प्रगलन में बेसस्तर परिवर्तक का अस्तर होता है, तो सिलिका होता है, चूना होता है, लोहा होता है, कॉपर होता है, तो क्या होता है? चूना। क्या होता है? चूना होता है। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को हम SO2 बोलते हैं, का जलीय विलयन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन है, अपचयन है, संघनन है, निर्जलीकरण है, तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो आधुनिक आवर्त जो नियम है उसको प्रतिपादित किसने किया था? मोजले ने किया था। किसने किया था? मोजले ने किया था आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो ये मोजले जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका एक त्रियक बंधक बनाने वाले हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र होता है, तो क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n होता है, CnH2n-2 और CnH2n+1, तो क्या हो जाएगा? CnH2n-2 ये होता है, ठीक है। ये होता है किसका? त्रियक बंध बनाने वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन आपका 12 नंबर का हो जाएगा एल्कीन का सूत्र है, तो एल्कीन का सूत्र होता है CH4H10 होता है, C4H3 होता है, C4H6 होता है, CHN12 होता है, तो क्या होता है भाई?
जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सफेद ग्रंथियों की संख्या है, तो सफेद ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 20 से 25 लाख होती है, 10 से 15 लाख होती है, 5 से 10 लाख होती है, या 10 से 20 लाख होती है? तो सफेद ग्रंथियों की जो संख्या होती है, तो माय डियर स्टूडेंट सफेद ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 से 20 लाख होती है। कितनी होती है? सॉरी, 20 से 25 लाख होती है। सफेद ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 20 से 25 होती है। तो यार आज का वीडियो ना काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया वैसे भी, और मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है। किस किस ने चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया है, एक बार कमेंट कर कर जरूर बताना किस किस ने ये वीडियो पूरा देखा है ना। अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेगा ना, दिल को बड़ा ही सुकून मिलेगा, दिल को बड़ा ही सुकून मिलेगा, क्योंकि यार हमने मेहनत की आप लोगों के लिए, आपने मेहनत की खुद के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए। बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज किस रूप में संग्रहण होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है। तो फुफ्फुस में जो होता है, फेफड़े जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। मैंने आपको हृदय, अभी आपको मैंने बताया था कि जो धमनी होती है और सिरा जो होती है उनमें अंतर बताया था। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस क्या होते हैं? मतलब फेफड़े होते हैं, इनमें रक्त जाता है। तो क्या होगा इसमें भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाई ध्यान से सुन लीजिएगा कि फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है, रुधिर आता है तो शरीर के विभिन्न अंगों से, तो शरीर के विभिन्न अंगों से आता है। जो अशुद्ध रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों से आता है, क्योंकि जो हृदय के बाएं निलय से या फिर हृदय के दाएं निलय से यकृत से आता है। तो शरीर के कैसे आएगा? मतलब हृदय के दाहिने निलय से आएगा। यहाँ पर अशुद्ध रक्त ही बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त ही बहता है। ठीक है, अगला है कि शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया कौन कौन सा रुधिर कणिकाओं को नष्ट करता है? सफेद जो WBC होती है उसको, लाल रक्त RBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। अब शरीर में आए हुए हानिकारक कोई बैक्टीरिया आ गया और आक्रमण कर रहा है, डिशम डिशम डिशम, ठीक है, तो वो उसको कौन रोकेगा? WBC रोक लेगा भाई, WBC रोक लेगा। अगला क्वेश्चन, अकस्मात विपत्ति का सामना करते समय अधिक सक्रिय हो जाता है। तो एड्रेनल जो मेडुला होता है ना, ये अकस्मात जो कोई भी आक्रमण हमारे शरीर पर हो रहा है तो उसके लिए सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, मतलब 18 नंबर का है, शुक्राणु उत्पन्न होता है तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में होता है, शिशन में होता है, शुक्रनली में होता है, या फिर वृषण में होता है? तो शुक्राणु जो उत्पन्न होता है वो वृषण में होता है। टेस्टिस जो होता है वो, सॉरी, टेस्टिस जो स्पर्म है वो टेस्टिस में इसका निर्माण होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में मानव शरीर में होता है। तो श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, क्या होता है? कोशिकाओं का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, प्रोटीन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। विखंडन द्वारा लैंगिक जनन होता है तो अमीबा में, स्पायरोगाइरा में, यीस्ट में, मांस में। तो किस में होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो? आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो मुझे। क्लास 10th का मैंने कहा था 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कराएंगे, तो भाई 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मैंने दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी कराए, लघुत्तरी क्वेश्चन भी कराए, मैंने बहुविकल्पी भी कराए, डायग्राम भी आपको इसमें मैंने बताया। ईमानदारी से पढ़ोगे तो 70 में से 70 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 95 तो कोई नहीं रोकेगा आपको, 95% आपका बनेगा अगर आपने इस वीडियो को ईमानदारी से देखा। ठीक है, तो 29 फरवरी के मेरे शेरों हो जाओ तैयार, यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। 29 फरवरी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, 29 फरवरी को छपेगा, 29 फरवरी को यही आएगा, यही आएगा। और जिस दिन पेपर देकर आओगे मजा आ जाएगा, तो यही आएगा, जो बताया वही आएगा, वही पढ़ लीजिएगा। तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है, तो आज की वीडियो में यार इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया है तो गला सूख गया है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लव यू वेरी वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।